हेलो दोस्तों, फिर से हाजिर हूँ एक और इम्पोर्टेंट वीडियो के साथ। आज की इस वीडियो में हम क्लास 12 फिजिक्स का एक और वायरल पेपर लेकर हाजिर हैं। 6 मार्च को सेम टू सेम ऐसा ही पेपर आने वाला है, तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देख लीजिएगा और इस पेपर को भी पूरा हल कर लीजिएगा, यानी सॉल्व कर लीजिएगा। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा हो सके शेयर कीजिएगा, नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो आइए इस पेपर को हम सॉल्व करते हैं। जितना मैं बताने वाला हूँ उस तरीके से सॉल्व कीजिएगा और जितना हो सके आप अच्छे तरीके से इसको कर लीजिएगा कंप्लीट। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, भौतिक विज्ञान क्या है 2025, तो पेपर है, पेपर सेट नंबर है सब। तो समय आपको पता है कि 15 मिनट 3 घंटे 15 मिनट मिलने वाले हैं। पूर्णांक 70 अंक का होने वाला है। बाकी आपको कुछ निर्देशांक दिए होते हैं या निर्देश दिए होते हैं। तो क्या होते हैं कि सभी प्रश्न अनिवार्य होते हैं। इस प्रश्न पत्र में 5 खंड हैं। खंड आ, बा, सा और दा है, वही या है। और खंड आ में आपके बहुविकल्पीय प्रश्न होंगे, वो भी कितने अंक का होगा? एक प्रश्न 1 अंक का होगा। बा में क्या होगा? अति लघु होंगे और प्रत्येक प्रश्न कितने अंक का होगा? भी 1 अंक का होगा। सा में क्या होगा? लघु उत्तरीय प्रश्न, जो ही लघु उत्तरीय फर्स्ट कहलाता है, इसमें 2 अंक के प्रश्न होंगे। और दा में क्या होगा? लघु उत्तरीय प्रश्न कितने अंक के होंगे? 3 अंक के होंगे। और या में लॉन्ग क्वेश्चन होंगे, प्रत्येक प्रश्न कितने अंक का होगा? 5 अंक का होगा। तो ये सब होता है। प्रश्न पत्र के सामान्य प्रतीक, यानी के प्रतीक जो सवाल में न्यूमेरिकल यानी कोई भी मान होते हैं, जैसे सी का मान, एच का मान, ये सब लास्ट में आपको दिए होंगे पेपर में, सेप्टर से मजा आता है। तो ये आपको करना है। देखो, जितना हो सके उतनी पेपर हल कीजिए। देखो, जितना करोगे उतना लिखना अच्छा आएगा, उतने अच्छे तरीके से आप पेपर में लिखना सीख जाओगे। और वैसे और आपको एक आइडिया हो जाएगा कि समय की भी आपको बचत होगी कि कितने समय में हम कर पा रहे हैं। तो एक आइडिया हो जाएगा, प्रैक्टिस हो जाएगी। तो हो सके ज़्यादा से ज़्यादा पेपरों को सॉल्व कीजिए। देखिए, आइए चलते हैं खंड आ की तरफ, यानी पहला खंड हल करने वाले हैं और देखने वाले हैं। जितना मैं कराने वाला हूँ उतना कर लीजिएगा। बाकी आपको अच्छे तरीके से सॉल्व करना है, पेपर को बिल्कुल भी, यानी क्वेश्चनों को बिल्कुल भी नहीं छोड़ना है। तो खंड आया हो, इसमें क्या है पता है कि बहुविकल्पी प्रश्न है और प्रत्येक प्रश्न कितने अंक के? 1 अंक के। तो पहला प्रश्न है, एक खगोलीय दूरदर्शी की आवर्धन क्षमता 10 तथा नेत्रिका की फोकस दूरी 20 सेमी है। अभिदृश्यक लेंस की फोकस दूरी कितनी होगी? तो ये आइए, आपके 4 ऑप्शन होंगे, 2 सेमी, 200 सेमी, 100 सेमी या 0.5 सेमी। तो आपने पढ़ा होगा अभिदृश्य जो क्या है, खगोलीय दूरदर्शी की आवर्धन क्षमता क्या होती है, कि यहीं पर सॉल्व करके देख लेते हैं हम। आवर्धन क्षमता, तो आवर्धन क्षमता बराबर क्या होता है? एम। एम बराबर क्या होता है? एफ ओ बटे एफ ई, यानी अभिदृश्यक और नेत्र लेंस। एफ क्या है? अभिदृश्यक लेंस की फोकस दूरी, एफ ई क्या है? नेत्र लेंस की फोकस। तो ये कितना दे रहे हैं? 10 दे रहे हैं। तो 10 बराबर क्या होगा? एफ ओ बटे एफ ई कितना है? 20। तो आपको कुछ नहीं करना है, गुणा करना है, कैंची गुणा कर दीजिए। एफ ओ बराबर 10 का किसमें? 20 में गुणा होगा तो कितना आ जाएगा? 200 सेंटीमीटर। तो यानी आपका जो राइट आंसर हो जाएगा 200 सेमी हो जाएगा। फिर अगला है, एक तत्व के परमाणु जो कि द्रव्यमान में भिन्न है परंतु क्या है, परंतु समान आकार, क्या है, समान आकार रासायनिक गुण रखते हैं, वे कहलाते हैं। ठीक है, तो वह लिखा गया कहलाते हैं। तो क्या कहलाते हैं? समन्यूट्रॉनिक, समस्थानिक, संभारिक और समावर्ती। तो क्या करें, एक तत्व जो परमाणु जो एक तत्व के परमाणु जो कि द्रव्यमान में भिन्न है, यानी जिनके द्रव्यमान भिन्न है लेकिन आकार कैसी है? समान है, यानी परमाणु आकार क्या है? तो क्या कहलाते हैं? समस्थानिक कहलाते हैं। और अगर क्या होती अलग आकार समान होता और आकार भिन्न भिन्न होता और द्रव्यमान समान होते तो क्या कहलाता? संभारक कहलाते। तो यह आंसर क्या हो जाएगा आपका? समस्थानिक हो जाएगा। फिर देखिए अगला है, वायु में प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड है। 1.5 अपवर्तनांक वाले कांच में प्रकाश की चाल क्या होगी? तो आपने एक फॉर्मूला पढ़ा होगा, n बराबर सी बटे वी। एक होती निर्वात में प्रकाश की चाल, एक माध्यम में प्रकाश की चाल, एक हो जाएगा अपवर्तनांक। तो अपवर्तनांक कितना है? 1.5। और वायु में प्रकाश की चाल कितनी है? 3 × 10⁸ भी हमें निकालना है। तो आपको कुछ नहीं करना है कि भी को बाहर निकाल लेंगे, तो कैसे गुणा कर देंगे तो भी बाहर आ जाएगा। और 3 × 10⁸ में 1.5 से भाग देना होगा, यानी पॉइंट हटाएंगे, यहाँ पर बढ़ जाएगा 0। तो 15 दूनी 30, यानी कितना आ जाएगा? 2 × 10⁸ आ जाएगा। तो आपका राइट आंसर ऑप्शन देखिए, तो यहाँ पर क्या है? 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड है। देखिए अगला है, अगला क्या है कि 50 हर्ट्ज आवृत्ति वाली प्रत्यावर्ती धारा को 0 से अधिकतम मान तक लगा समय होगा, तो कितना होगा? तो देखिए
एक क्वेश्चन में थोड़ी मिस्टेक हो गई है, तो इस क्वेश्चन को आप अभी सॉल्व ना कीजिएगा, क्योंकि इसमें समय निकालना था। समय क्या होगा आपका, इसका आंसर आता है t बराबर 0.005 सेंटीमीटर। ठीक है, तो इसके जो ऑप्शन है वो गलत है। ठीक है, तो आप इसको यानी देखिए होना क्या है कि क्या पूछ रहे हैं, समय पूछ रहे हैं। तो आपने क्या पढ़ा होगा कि बोल रहे हैं कि एक आवृत्ति, तो हम एक तरह क्या हुई कि अगर हम देखें प्रत्यावर्ती धारा की बात कर रहे हैं, किसकी प्रत्यावर्ती धारा के लिए, तो उसके लिए आवृत्ति और आयाम देखते हैं। तो बात कर रहे हैं कि 50 हर्ट्ज की आवृत्ति है। तो देखिए हमने पढ़ा कि जब एक बार जब तरंग घूमती है तो कितनी बार कितना समय, 1/2 आधा भाग घूम जाती है। ठीक है, फिर क्या होगा यहाँ पर आयाम और आवृत्ति होती है। तो इसके आधा भाग कितना कहलाएगा, टी बराबर क्या हो जाएगा, t/4, यानी ये कहाँ तक अधिकतम होगी, तो अधिकतम यहाँ तक जब टोटल ऊपर तक मान होगी तो अधिकतम, तो यहाँ का आधा भाग क्या कहलाएगा, यानी इस आधा का भी आधा। तो आपको केवल मान लेना टी बराबर t/4 हो जाएगा। क्योंकि आपने आवृत्ति का और आवर्तकाल में संबंध पढ़ा है, तो क्या होता है कि t बराबर 1/f होता है। t बराबर क्या होता है, 1/f होता है। चूँकि t बराबर क्या है, 1/f। f कितना है, 50 हर्ट्ज है। आवृत्ति क्या दे रहे थे उसमें, 50 कितनी, 50 हर्ट्ज दे रहे थे। आप देख सकते हैं क्या दे रहे थे, 50 हर्ट्ज आवृत्ति प्रत्यावर्ती धारा को 0 से अधिकतम मान तक। तो यहाँ तो वही बात कर रहे हैं कि मैंने क्या किया, 0 से अधिकतम मान, तो अधिकतम मान यहाँ हो जाएगा। तो यहाँ तक या तो हो जाएगा आपका आधा भाग, लेकिन इसका भी आधा क्या हो जाएगा, अधिकतम मान जहाँ तक हो रहा था इसका भी आधा भाग क्या हो जाएगा, t4 हो जाएगा। तो उसी के लिए लिख दिया। तो क्या होगा, t बराबर t/4 आधा भाग और हो जाएगा। तो आवृत्ति क्या पड़ी अपने, सूत्र फॉर्मूला क्या पड़ा इनमें, t बराबर 1/f। तो t आवर्तकाल होता है, 1/f आवृत्ति होती है। आवृत्ति कितनी, 50 हर्ट्ज। तो t बराबर कितना निकल गया, 1/f। तो अब इस t की जगह इसका मान रख दीजिए, यानी t बराबर क्या लिखोगे, 1/50 कहा जाएगा नीचे, यानी 50 गुणे क्या हो जाएगा 4। तो 50 का क्या हो जाएगा, 1/50 20, यानी कितना हो जाएगा 200। और 200 को आप इसमें भाग दोगे तो 0.005 निकल कर आएगा। तो इसका आंसर ही सही है। फिर देखिए निरोधी विभव पर प्रकाश विद्युत धारा का मान क्या होता है, तो 0 होता है, ये ध्यान रखना है। ठीक है, फिर अगला देखिए, अगला क्वेश्चन है जो कि है 10 ओम प्रतिरोध तथा 10 हेनरी स्वप्रेरकत्व की एक कुंडली 50 वोल्ट की एक बैटरी से जुड़ी है। कुंडली में संचित ऊर्जा है क्या होगी। तो देखिए ऑप्शन तो आपके दिए हैं कि 125 जूल, 62.5 जूल और 250 जूल या 5 जूल। तो देखिए बात क्या कर रहे हैं कि 10 ओम, यानी क्या दे रहे हैं, आर बराबर कितना दे रहे हैं, 10 ओम दे रहे हैं। ठीक है, और हेनरी कितना, यानी जो आपका एच हेनरी स्वप्रेरकत्व यानी कितना, एल कितना दे रहे हैं, कितना है 10 हेनरी है। ठीक है, 10 हेनरी दे रहे हैं। और कुंडली 50 वोल्ट यानी वी कितना दे रहे हैं, 50 वोल्ट दे रहे हैं। अब बात क्या करें, कुंडली में संचित ऊर्जा यानी यू क्या करना है, ज्ञात करना है संचित ऊर्जा। तो इसके लिए फॉर्मूला क्या होता है, यू बराबर 1/2 LI² होता है, ये फॉर्मूला होता है। लेकिन यहाँ पर हमें आई तो दिया नहीं है, तो हमने एक फॉर्मूला पढ़ा है कि आई बराबर V/R, या ओम का नियम समझ लीजिए या विद्युत धारा का फॉर्मूला समझ लीजिए। तो इससे निकालेंगे तो V कितना दे रहे हैं, कितना है 50 वोल्ट, और R कितना दे रहे हैं 10। तो कितना निकल कर आ जाएगा, 5 निकल कर आ जाएगा नहीं। तो अब इस फॉर्मूले में रख देंगे तो U बराबर 1/2 L कितना है आपका 10 है, और 5 का यहाँ पर क्या हो जाएगा स्क्वायर, तो 5 25 हो जाएगा। तो 10 से आप इसको काट सकते हो, तो कितनी बार, 2 से 10 को काटोगे 5 बार, और 25 पंचे 125, यानी 125 जूल आ जाएगा आपका। राइट आंसर हो जाएगा 125 जूल हो जाएगा, ये ध्यान रख लेना है। ठीक है, फिर अगले प्रश्न क्या होगा आपका, पहला प्रश्न क्या है जो कि है, देखिए पहला प्रश्न है कि एकल गोलीय पृष्ठ पर प्रकाश के अपवर्तन का सूत्र लिखिए, कितने अंक का है, 1 अंक का है। तो आइए इससे समझते हैं, लिखते हैं। तो एकल गोलीय पृष्ठ पर प्रकाश के अपवर्तन का सूत्र क्या होगा, तो n/v - 1/u बराबर n-1/r होता है। यहाँ पर n क्या होता है, क्या पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक होता है। v क्या होता है, पृष्ठ से गोलीय पृष्ठ से प्रतिबिंब की दूरी होती है, और u क्या होता है, गोलीय पृष्ठ से वस्तु की दूरी होती है। ये फॉर्मूला, यानी कितने अंक मिलेंगे आपको, एक। यहाँ पर लिखना जरूर है कि जहाँ ये सब क्या है, क्या उनके मान होते हैं। ठीक है, फिर अगला प्रश्न क्या है कि प्रतिरोध को परिभाषित कीजिए। प्रतिरोध क्या होता है, तो प्रतिरोध पढ़ा है कि मान लीजिए अपन लिखना चाहिए कि कोई भी परिपथ है, यानी चालक तार है,
या कोई चालक है तो उसमें धारा जा रही है, वो धारा के बीच जो रुकावट डाली जाती है उसे क्या कहा जाता है, विद्युत प्रतिरोध कहते हैं। अगर आप लिखना चाहो तो लिख सकते हो कि किसी चालक पदार्थ में विद्युत धारा के प्रवाह में जो अवरोध या रुकावट कह सकती है, अवरोध होता है उसे उस चालक का विद्युत प्रतिरोध, चालक का विद्युत प्रतिरोध कहते हैं। ठीक है, उस चालक का विद्युत प्रतिरोध कहते हैं। इसे क्या करते हैं, इसे हम आर से रख सकते हैं, आर से प्रदर्शित करते हैं, प्रदर्शित करते हैं। सिंपल सी परिभाषा, एक नंबर का तो लिखना होगा कि किसी चालक पदार्थ में विद्युत धारा के प्रवाह में जो अवरोध यानी रुकावट डाली जाती है उसे उस चालक का क्या कहा जाता है, विद्युत प्रतिरोध कहा जाता है। अगला प्रश्न देख लीजिए, कार्यफलन। कार्यफलन क्या होता है कि वह न्यूनतम ऊर्जा जो किसी धातु से इलेक्ट्रॉन को उत्सर्जित करने के लिए आवश्यक होती है वो क्या कहलाती है, कार्यफलन। तो उस वस्तु का क्या, उस धातु का क्या कहलाता है, वह प्रकाश विद्युत कार्यफलन कहलाता है। तो आप लिखना चाहो तो क्या लिख सकते हो, साथ में क्या लिखना है कि उससे उस पर उसके सूत्र एवं व्युत्पन्न की, यानी सूत्र का क्या करना है, सूत्र का व्युत्पन्न, सूत्र को व्युत्पन्न करना है, सूत्र को लिखना है इसकी। तो होता क्या है, अगर लिखना चाहो कार्यफलन क्या होता है, तो वह न्यूनतम ऊर्जा जो किसी वस्तु के पृष्ठ से इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित करने के लिए आवश्यक होती है, क्या कहलाती है, तो वो उस क्या कहलाती है, तो उस धातु का प्रकाश विद्युत कार्यफलन कहलाती है। तो वह क्या कहलाती है, तो वह उस वस्तु या धातु का क्या कहलाती है, कार्यफलन कहलाती है। ठीक है, अब कहलाती है, अगर हम बात करें इसे W द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। फॉर्मूले की बात करें, W बराबर H न्यू जीरो होता है, जहाँ पर न्यू जीरो क्या होती है, जहाँ न्यू जीरो क्या होती है, दहली आवृत्ति होती है, दहली आवृत्ति होती है, जिसका मान न्यू जीरो बराबर क्या होता है, H बटे लेमडा होता है, सॉरी क्या होता है, C बटे लेमडा होता है, सॉरी क्या होता है, C बटे लेमडा। तो अगर चाहो तो W बराबर एच सी, न्यू जीरो की जगह लिख सकते हो C बटे लेमडा, तो C बटे लेमडा लिख सकते हैं, यानी W बराबर एच सी बटे लेमडा इसका फॉर्मूला हो जाएगा। ठीक है, तो ध्यान रखना है, सिंपल सा क्वेश्चन है। फिर देखिए अगला है आयनन ऊर्जा। तो आयनन ऊर्जा क्या होती है वो समझते हैं। अगर रखना चाहो तो किसी विलगित गैसीय परमाणु की बाहरी कक्षा से एक इलेक्ट्रॉन को निकालने में जितनी ऊर्जा की आवश्यकता होती है उसे आयनन ऊर्जा कहा जाता है। तो अगर आप लिखना चाहो तो क्या लिखोगे कि किसी विलगित गैसीय परमाणु के बाहरी कक्षा से एक इलेक्ट्रॉन को निकालने में जितनी ऊर्जा की आवश्यकता होती है जितनी ऊर्जा की आवश्यकता होती है वो क्या कहलाती है, उसे क्या कहा जाता है, आयनन ऊर्जा कहा जाता है। ठीक है, फिर अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। तो अगला प्रश्न क्या है आपका, क्रांतिक कोण। क्रांतिक कोण एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। क्रांतिक कोण किसे कहते हैं, तो क्रांतिक कोण क्या होता है कि अगर मान लीजिए क्या है कि किसी सघन माध्यम में आपतन कोण को इतना बढ़ाया जाए कि एक विशेष आपतन कोण के लिए अपवर्तन कोण 90 अंश हो जाए, वो क्या कहलाता है, आपतन कोण कहलाता है। अगर आप लिखना चाहो तो लिख सकते हैं, क्या लिखेंगे
यदि सघन माध्यम में आपतन कोण क्या कहलाता है? आई। आने वाली किरण के बीच और अभिलंब के बीच बनने वाला कोण क्या कहलाता है? यानी जैसे मान लीजिए कि ये अभिलंब है, वो आने वाली किरण क्या होगा? क्या होगी? आपतित किरण होगी। तो आपतित किरण अभिलंब के बीच बनने वाला कोण क्या है? आपतन कोण। और फिर क्या होगा? अपवर्तन कोण, यानी इतना बढ़ाया जाए, ठीक है। वही लिख रहे हैं, यदि सघन माध्यम में आपतन कोण आई को इतना बढ़ाया जाए कि एक विशेष आपतन कोण के लिए अपवर्तन कोण कितना हो जाए? 90 अंश हो जाए तो इस आपतन कोण को क्रांतिक कोण कहते हैं। ठीक है, याद रहेगा कि यदि सघन माध्यम में आपतन कोण आई को इतना बढ़ाया जाए कि एक विशेष आपतन कोण के लिए अपवर्तन कोण कितना अंश हो जाए? 90 अंश हो जाए, तो इस आपतन कोण को क्या कहा जाता है? क्रांतिक कोण कहा जाता है। फिर अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न क्या है कि ट्रांसफार्मर की क्रोड पटलित क्यों बनाई जाती हैं? ठीक है, तो ट्रांसफार्मर की क्रोड पटलित क्यों बनाई जाती है? जैसे मान लीजिए ट्रांसफार्मर की क्रोडों को पटलित यानी ऐसी पट्टियों के द्वारा, पट्टियों से कैसा क्यों बनाया जाता है, वो पूछ रहे हैं कि क्यों पट्टियां लगाई जाती हैं एक ट्रांसफार्मर में। तो बड़ा एक ट्रांसफार्मर में अगर धारा प्रवाहित की जाती है तो ये होता है, इसमें भंवर धारा उत्पन्न होती है। भंवर धारा उत्पन्न होने के कारण ये क्रोड क्या हो जाती है? ये क्रोड क्या होती है? बहुत गर्म होती हैं, और गर्म होने से क्या होता है? इनमें ऊष्मा यानी जो ऊर्जा का ह्रास होता है, वो अधिक, वो ज़्यादा ऊर्जा निकलती है, तो ऊष्मा का ऊर्जा के रूप में क्या होने लगता है? ह्रास होने लगता है। और जो भंवर धाराएं कम करने के लिए क्या करते हैं? क्रोड में लोहे की छोटी छोटी यानी पट्टियां, पतली पतली पट्टियां लगाई जाती हैं, जिससे क्या होगा कि इसमें ऊर्जा का ह्रास कम हो। ठीक है, तो क्या होगा कि क्यों करने के लिए कि इसमें भंवर धाराएं उत्पन्न होती हैं, और भंवर धाराएं जब उत्पन्न होती हैं तो इसमें इसकी जो ऊष्मा, भंवर धाराएं क्या होती हैं में क्या होती है? ऊष्मा का ऊर्जा के रूप में क्या होने लगता है? उत्सर्जन होने लगता है, क्योंकि ये पट्टियां क्या होती है? गर्म होने लगती हैं। इसलिए भंवर धाराओं को कम करने के लिए क्या करने, सीधी सिंपल सी बात आपको इतना रखना है कि भंवर धाराओं को कम करने के लिए ट्रांसफार्मर को क्या कहा जाता है? पटलित, पट्टियों को क्या कहा जाता है? पटलित बनाया जाता है। यानी जो लिखा है क्वेश्चन कि ट्रांसफार्मर की क्रोड क्या करी जाती है? पटलित बनाई जाती हैं। तो याद रहेगा कि ट्रांसफार्मर की क्रोड पटलित क्यों बनाई जाती है? क्योंकि भंवर धारा उत्पन्न होने के कारण ये क्रोडें गर्म हो जाती हैं, और गर्म होने से क्या होता है? इसकी जो ऊष्मा है, ऊष्मा का ऊर्जा के रूप में क्या होता है? ह्रास होता है, और ह्रास होता है तो इसको कम करने के लिए क्रोडों को पटलित बनाया जाता है। इतनी बात आपको याद रखनी है। फिर देखिए अगला प्रश्न है, धारामापी की धारा सुग्राह्यता तथा वोल्टेज सुग्राह्यता से क्या तात्पर्य है? ठीक है, 2 अंक का प्रश्न है, अपखंड सा है, और प्रत्येक प्रश्न कितने अंक का होगा? 2 अंक का होगा। तो उत्तर क्या होगा इसका, समझते हैं। चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले समझते हैं सुग्राह्यता। सुग्राह्यता क्या होती है वो समझते हैं। तो सुग्राह्यता क्या होती है कि यह कुंडली में प्रवाहित प्रति एकांक धारा के लिए उत्पन्न विक्षेप के बराबर होती है। अब लिखना होगा कि धारा सुग्राह्यता क्या होती है। तो यह कुंडली में प्रवाहित प्रति एकांक धारा के लिए उत्पन्न विक्षेप के बराबर होती है। ठीक है, बराबर होती है। अगर धारा सुग्राह्यता की बात करें तो धारा सुग्राह्यता का फॉर्मूला इसे हम IS से लिख सकते हैं। अगर इस फॉर्मूले की बात करें तो IS बराबर क्या होता है? 5/T, या लिख सकते हैं NAB/C
सी होता है इसके लिए फॉर्मूला। अगर बात करें एन, आप जानते हो कि एन फेरों की संख्या हो जाएगी, ए अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल हो जाएगा, और बी चुंबकीय क्षेत्र होता है, और सी क्या होता है, ऐंठन आघूर्ण। इसे क्या बोलते हैं, ऐंठन आघूर्ण कहा जाता है। तो ये धारा सुग्राह्यता होती है कि यह कुंडली में प्रवाहित प्रति एकांक धारा के लिए उत्पन्न विक्षेप के क्या होती है, बराबर होती है। अगर हम क्या करें इसकी वोल्टेज की, यानी क्या होता है धारा मापी की वोल्टेज सुग्राह्यता के लिए, तो वोल्टेज सुग्राह्यता क्या होती है, वोल्टेज सुग्राह्यता, तो वोल्टेज सुग्राह्यता क्या होती है, तो यह कुंडली के सिरों पर लगाए गए प्रति एकांक वोल्टेज के लिए उत्पन्न विक्षेप के बराबर होती है। क्या होती है कि यह धारा के लिए और यह कहो वोल्टेज के लिए, सेम वही है। आपको क्या लगना है केवल कि धारा की जगह क्या होगा, धारा के लिए क्या होती है, वही धारा के लिए, उसमें वोल्टेज के लिए क्या लगे, वोल्टेज के लिए विक्षेप के बराबर होती है। इसके लिए भी फॉर्मूला क्या लिखना है आपको, बी एस बराबर क्या होता है, 5V बराबर NAB/CR हो जाता है। बस इतना लिख लेना आपके लिए, ठीक है। फिर अगला प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न क्या है कि किसी पृष्ठ का कार्यफलन 2.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, इसके लिए दहली आवृत्ति का मान क्या होगा। तो देखिए अभी हम फॉर्मूला पढ़ चुके हैं कार्यफलन का, कार्यफलन के बराबर क्या होता है, W बराबर H न्यू जीरो। हमें निकालना क्या है इसमें, क्या निकालना है इसमें कि दहली आवृत्ति है, दहली आवृत्ति यानी क्या निकालना है, न्यू जीरो निकालना है, ठीक है। तो कार्यफलन कितना दे रहे हैं कि 2.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, यानी W का मान कितना दे रहे हैं, 2.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इसके लिए बनाएंगे हम 2.5 गुणे 1.6 गुणे 10⁻⁻19, यानी इलेक्ट्रॉन वोल्ट बनाने के लिए 1.6 इंटू 10⁻⁻19 का मल्टीप्लाई कर देंगे। एच जानते हो प्लैंक नियतांक होता है, इसका मान 6.6 गुणे 10⁻⁻34 हो जाता है, और न्यू जीरो हमें क्या करना है, निकालना है। तो फॉर्मूले में रख देंगे, तो 2.5 गुणे 1.6 गुणे 10 की घात क्या हो जाएगा, -19 हो जाएगा कि नहीं। फिर आपको क्या करना है, बराबर क्या हो जाएगा, एच क्या हो, 6.6 गुणे 10⁻⁻34 इंटू न्यू जीरो। तो ये कहाँ आ जाएंगे, इसके नीचे आ जाएंगे। तो 2.5 गुणे 1.6 गुणे 10⁻⁻19 बटे 6.6 गुणे 10⁻⁻34 बराबर न्यू जीरो हो जाएगा, ठीक है। तो आप क्या करोगे कि इन सब का मल्टीप्लाई करके आप जब भाग करोगे तो आपको कुछ 0.61 कुछ निकल कर आ जाएगा, 10⁻15 हर्ट्ज आप निकल कर इसका आंसर आ जाएगा। क्लियर है, तो इतना समझ लेना है। फिर देखिए अगला प्रश्न जो कि है सबसे इम्पोर्टेंट प्रश्न है कि दो प्रकाश तरंगों की तीव्रता का आयाम 81:49 है, इनकी आयामों का क्या अनुपात होगा। तो ये सबसे सिंपल सवाल होते हैं। आयामों के लिए अनुपात के लिए तीव्रता क्या होता है, I1/I2 बराबर क्या होता है, A1 का स्क्वायर बटे A2 का स्क्वायर होता है। तो इनकी तीव्रताओं तो क्या दे रहे हैं इसमें कि तीव्रता का आयाम, यानी तीव्रता का आयाम क्या है, उतनी आयामों का, तो ये होती है तीव्रता का आयाम, तीव्रता। तो तीव्रता कितनी है, 81, एक कितनी है 49, अनुपात क्या हो जाएगा, A1 का स्क्वायर बटे A2 का स्क्वायर। तो अगर हम इसका वर्गमूल करेंगे तो कितना हो जाएगा, √81/49 बराबर A1/A2। तो कितना हो जाएगा 9/7, यानी अगर हम इनके अनुपात आयामों का अनुपात जाने तो A1:A2 बराबर क्या हो जाएगा, 9:7 आंसर आ जाएगा। क्लियर है, तो ये ध्यान रखना है। फिर देखिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगले प्रश्न क्या क्या होंगे तो वो समझते हैं। तो देख लीजिए अगले प्रश्न है, रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल की दो कमियों का उल्लेख कीजिए। अभी आपको करना है यहाँ से रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल की दो कमियों का उल्लेख करना है। फिर देखिए यहाँ पर कि प्रश्न खंड दा है, यहाँ पर एक न्यूमेरिकल 3 अंक का लघु उत्तरीय प्रश्न है। प्रिज्म कोण 60 अंश वाले प्रिज्म के में प्रकाश किरण डालने पर न्यूनतम विचलन कोण 30 अंश प्राप्त होता है। प्रिज्म के पदार्थ की अपवर्तनांक का व्यंजक क्या कीजिए। तो आपने एक फॉर्मूला पढ़ा होगा, n बराबर sin A प्लस डेल्टा m बटे 2 sin A/2। आप इसे लगा दीजिए फॉर्मूला, बस कुछ नहीं करना है, सिंपल सवाल है। यहाँ पर देखिए प्रिज्म कोण यानी A प्रिज्म कोण है, और जो डेल्टा m यानी क्या है, विचलन कोण है, डेल्टा m विचलन कोण है। बस आपको यहाँ पर रखना है, अब अपवर्तनांक आपको निकालना है। तो बस रख लीजिए फॉर्मूले, अपने आप बढ़िया तुरंत आंसर आ जाएगा। तो देखिए आपको बस रखना है साइन कितना होगा, 60 अंश प्लस 30 अंश बटे 2, और यहाँ पर क्या करना है साइन कितना है 60 अंश, तो 60 अंश बटे 2।
तो बस हल कर लेना है। 60 कितना हो जाएगा 90, यानी साइन 45 अंश आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पर अगर साइन 45 अंश हो, यहाँ पर क्या इतना आ जाएगा साइन 30 अंश, के मान रखकर बस आप आंसर निकाल सकते हो। तो देखिए फिर अगला प्रश्न है, धारावाही वृत्ताकार कुंडली के केंद्र पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक निकालना है। क्या है, धारावाही वृत्ताकार कुंडली के केंद्र पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र का व्यंजक निकालना है। तो इम्पोर्टेंट डेरिवेशन है, बन जाती है बायो सेवर्ट का नियम के आधार पर इससे निकाल सकते हैं। ठीक है, बायो सेवर्ट के नियम से इसको हल कर सकते हैं। तो देखिए एक उत्तल लेंस की वायु में फोकस दूरी 20 सेमी है। इसे 1.3 अपवर्तनांक के द्रव में डुबोने पर इसकी फोकस दूरी ज्ञात कीजिए और कांच के लेंस का अपवर्तनांक भी ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो इसको निकालना है, न्यूमेरिकल है। फिर एक बार एक समांतर प्लेट संधारित्र की प्रत्येक प्लेट का क्षेत्रफल कितना है 40 सेमी स्क्वायर है तथा दोनों प्लेटों के बीच विद्युत क्षेत्र की तीव्रता 50 न्यूटन प्रति कूलाम है। तो प्रत्येक प्लेट पर आवेश की गणना करनी है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल है संधारित्र के लिए। ठीक है, फिर एक LCR परिपथ के लिए प्रतिबाधा का व्यंजक व्युत्पन्न करना है, इंपॉर्टेंट है, ये सब आपको करना है। अब हल कीजिए, पेपर है, आपको हल करना है। ठीक है, समांतर क्रम में संयोजित संधारित्र की धारिता के तुल्य व्यंजक प्राप्त कीजिए। फिर अगला है, सूक्ष्मदर्शी की विभेदन क्षमता किन कारकों पर निर्भर करती है। 3 अंक वाले प्रश्न सबसे ज्यादा, कि वैद्युत संबंधी किरचॉफ के दोनों नियम बंद पास और धारा नियम, दोनों नियम। फिर किसी छोटी दूरबीन की अभिदृश्यक की फोकस दूरी 144 सेमी है, नेत्रिका की फोकस दूरी 6 सेमी है, दूरबीन की आवर्धन क्षमता कितनी होगी, इसको निकालना है। फिर देखिए हाइगेंस तरंग सिद्धांत का उपयोग करते हुए प्रकाश के अपवर्तन के नियम का स्पष्ट कीजिए, इम्पोर्टेंट है। तो ये आपके यहाँ से 3 अंक तक खत्म होते हैं। ठीक है, फिर आपके यहाँ से प्रश्न स्टार्ट होंगे 5 अंक वाले। ठीक है, तो 6, 7, 8 और 9 यहाँ से आपको अथवा वाला प्रश्न मिलेगा एक, और साथ में इसके 5 अंक के प्रश्न होते हैं। प्रश्न है, गॉस की प्रमेय का उल्लेख कीजिए। इसकी सहायता से अनंत लंबाई के पतले आवेशित तार के कारण किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक। अगर ये नहीं आ रहा है तो अथवा में हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की विभिन्न श्रेणियों के लिए तरंग दैर्घ्य का सूत्र स्थापित कीजिए। फिर अगला है 7वां, बोर में परमाणु मॉडल की परिकल्पना दीजिए। सिद्ध कीजिए कि इलेक्ट्रॉन की nवीं कक्षा की त्रिज्या n वर्ग के समानुपाती होती है। या इसका एक न्यूमेरिकल दिया हुआ है, वो ये भी हमने जैसे लगाया था वो सवाल में। तो इसमें 3-4 चीज़ ज्ञात करनी है आपको है। फिर देखिए, किसी पतले लेंस के लिए आप वर्तन का सूत्र निकालें, यानी लेंस मेकर का फॉर्मूला आपको ज्ञात करना है। यहाँ पर ट्रांसफार्मर के सिद्धांत क्या है, उच्च ट्रांसफार्मर में अंतर का उल्लेख कीजिए। मैक्सवेल की विद्युत चुम्बकीय तरंगों के सिद्धांत की व्याख्या करनी हो। फिर अगला है, आपको अक्षीय स्थिति में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है, यानी अत्यधिक दूरी पर स्थित किसी बिंदु पर ध्रुव के अक्षीय स्थिति में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का गणना करना है, इंपॉर्टेंट है, इसको कर लेना है। ठीक है, तो अब नहीं कर पाओगे, कर लेना है, जो भी क्वेश्चन नहीं आएगा उसको हम हल कराएंगे। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा।